अक्टूबर 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी रात थी जो भारत की किस्मत बदलने वाली थी। और उस रात एक अकेले कर्नल के हाथ में एक ऐसा फैसला था जो उसे या तो इतिहास का गद्दार बना सकता था या हीरो। उसने वो फैसला लिया बिना किसी ऑर्डर के, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी भारतीय सेना की फाइलों में दबा हुआ है। 1962 का साल। भारत अभी आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। नेहरू का नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन अक्साई चिन्ह में, जो लद्दाख का वो हिस्सा है जहां इंसान तो दूर, हवा भी मुश्किल से पहुंचती है, वहां चीन चुपचाप कुछ और ही कर रहा था। 1957 से 1958 के बीच चीन ने अक्से चीन से होते हुए एक पूरी सड़क बना ली, तिब्बत को सिंचियांग से जोड़ने वाली सड़क। और भारत को पता तक नहीं चला। जब पता चला तो नेहरू सरकार हिल गई। लेकिन माना नहीं गया, क्योंकि मानना राजनीतिक रूप से बहुत महंगा पड़ता। तब शुरू हुई एक पॉलिसी जिसे इतिहास ने नाम दिया फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत भारतीय सेना को आदेश था, चाइनीज ट्रूप्स के जितना हो सके करीब अपनी पोस्ट्स बनाओ, उन्हें घेरो, उन्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखो, लेकिन गोली मत चलाना। सुनने में यह स्ट्रैटेजी समझदारी लगती थी, लेकिन जमीन पर यह एक जानलेवा जुआ था। भारतीय जवान ऐसी चौकियों पर तैनात थे जहां न पर्याप्त हथियार थे, न गर्म कपड़े, न राशन। 14,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई पर, -30 डिग्री में, और सामने पूरी तरह से इक्विप्ड, ट्रेन्ड और तैयार चीनी फौज। और इसी माहौल में आता है हमारी कहानी का असली किरदार, कर्नल। भारतीय सेना का एक अनुभवी अफसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी फौज को दी थी, जिसके लिए डिसिप्लिन सबसे पहले था, ऑर्डर सबसे पहले था। अक्टूबर 1962 की शुरुआत में उसे अक्साई चिन के एक सेक्टर में तैनात किया गया था। उसके पास थे कुछ 100 जवान, सीमित गोला बारूद और दिल्ली से आए ऑर्डर्स जो कहते थी, होल्ड योर पोजीशन, डू नॉट प्रोवोक। लेकिन उस कर्नल ने जो देखा वो दिल्ली के अफसरों ने नहीं देखा था। उसने देखा कि चीनी ट्रूप्स उनकी पोस्ट्स को 3 तरफ से घेर रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे एक शिकारी अपने शिकार के चारों तरफ जाल बिछाता है। उसने रिपोर्ट्स भेजी। दिल्ली ने कहा, वेट। उसने फिर रिपोर्ट भेजी। दिल्ली ने कहा, डू नॉट एक्ट विदाउट ऑर्डर्स। और फिर 20 अक्टूबर 1962 को वो हुआ जो भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बनने वाला था। चीन ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उस सुबह हिमालय की वादियां चीखों और गोलियों की आवाज से गूंज उठी। भारतीय पोस्ट्स एक एक करके गिरने लगी। जवान लड़ रहे थे, बिना पर्याप्त हथियारों के, बिना बैकअप के, बिना किसी प्लान के। और उस केओस में उस कर्नल ने वो पल देखा। उसने देखा कि अगर वो अब भी इसी वक्त एक टैक्टिकल रिट्रीट नहीं लेता तो उसके सारे जवान घिर जाएंगे, मारे जाएंगे या कैद हो जाएंगे। दिल्ली से ऑर्डर लेने का वक्त नहीं था। कम्युनिकेशन लाइंस या तो डाउन थी या रिस्पांस आने में घंटे लगते। और घंटे थे नहीं, सिर्फ मिनट्स थे। उस कर्नल ने फैसला लिया बिना ऑर्डर के। उसने अपने जवानों को रिट्रीट करने का कमांड दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्टिकल विथड्रॉवल, ताकि जवान बच सकें, ताकि वो फिर लड़ सकें। जब दिल्ली को खबर मिली तो हेडक्वार्टर में तूफान आ गया। बिना ऑर्डर्स के रिट्रीट, ये क्या है? ये तो कॉर्डाइस है, ये तो इनसबऑर्डिनेशन है। उस कर्नल के ऊपर सवाल उठे, उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठे। कुछ लोग चाहते थे कोर्ट मार्शल, लेकिन एक सवाल था जो चुप नहीं हो रहा था। अगर वो रिट्रीट नहीं लेता तो क्या होता? उसके जवान जो बचे थे वो भी जाते। उस सेक्टर में भारत का आखिरी रेजिस्टेंस भी टूट जाता।
और चीनी ट्रूप्स और अंदर घुस आते। क्या तब भी उस पर कोर्ट मार्शल होता? 1962 का युद्ध 21 नवंबर को खत्म हुआ, जब चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। भारत हार गया था। हजारों जवान शहीद हुए, हजारों कैद हुए। अक्सर चीन पर चीन का कब्जा हो गया, और उस हार के बाद ब्लेम गेम शुरू हुआ। नेताओं ने जनरलों को ब्लेम किया, जनरलों ने पॉलिसी को, पॉलिसी ने इंटेलिजेंस को। लेकिन जो कर्नल अपने जवानों को बचाकर लाया था, उसकी कहानी किसी अखबार में नहीं आई, किसी स्पीच में नहीं आई। क्योंकि उसकी कहानी सुनाने का मतलब था यह स्वीकार करना कि हमारी प्लानिंग कितनी खोखली थी। वो कर्नल हीरो था या गद्दार? शायद इसका जवाब इस बात में है, उसके जो जवान उस रात बच गए, उन्होंने आगे जाकर और लड़ाइयां लड़ी और जीते। और जो ऑर्डर्स फॉलो करते हुए नहीं बचे, वो आज भी हिमालय की उस बर्फ में कहीं हैं, गुमनाम। जवाब आपको खुद तय करना है।